हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में बात करेंगे। देखिए, ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है और ये किस काम में आता है, किस चीज़ का बना होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे यहाँ पे। देखिए, ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ओपैम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओपैम, OPAM, ओपैम। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ओपैम भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर किस चीज़ का बना होता है? ये बेसिकली बना होता है, आप लोग पढ़े होंगे, कंप्यूटर तो पढ़े होंगे ना, IC 741। IC 741 का ये बना होता है। IC का फुल फॉर्म क्या है? IC का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, देखिए ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर किस चीज़ का बना होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट 741 का बना होता है। और इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि ये AC और DC दोनों टाइप के सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या करता है? AC और DC दोनों टाइप, बोथ टाइप के सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। ये ही इसका खास बात है। AC तथा DC दोनों प्रकार के सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। ठीक है, इतनी बात समझ गए? और देखिए इसका मेन उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? इसका उपयोग किया जाता है मैथमेटिकल ऑपरेशन को करने के लिए। मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे कि आपके हो गए जोड़ना, घटाना, अवकलन करना, समाकलन करना, एटसेट्रा, कई सारे हैं। तो इसका मेन जो उपयोग है ये चीज़ है। देखिए इसका मेन उपयोग हम लोग करते हैं, इसका उपयोग मैथमेटिकल का मतलब समझ रहे हैं ना? गणितीय, मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये इसका मेन काम होता है। मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन कौन से हैं? जैसे कि एग्जांपल में लिख लीजिए, जोड़ना, या घटाना, या फिर ये कहिए कि अवकलन करना, या फिर समाकलन करना इत्यादि। देखिए अब जोड़ना को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एडर सर्किट। घटाना को सब्सट्रैक्टर, इसको डिफरेंशिएटर और इसको इंटीग्रेटर। तो इसका हिंदी वर्ड हमने आपको लिखा है क्योंकि आपको समझने के लिए थोड़ा सा आसानी होगा। बाकी इंग्लिश में भी इसको एडर बोलेंगे। घटाना, सब्सट्रैक्ट मतलब घटाना होता है तो सब्सट्रैक्टर इसको बोल देंगे। अवकलन को इंग्लिश में हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं तो इसको डिफरेंशिएटर बोल देंगे। और समाकलन को इंटीग्रेशन बोलते हैं तो इसको इंटीग्रेटर बोल देंगे। ठीक, ये इसका मेन उपयोग होता है। ठीक है, अब देखिए इसका जो काम होता है ये बेसिकली 4 स्टेज पे काम करता है। ये एम्पलीफायर बेसिकली 4 स्टेज में काम करता है। पहला स्टेज कौन कौन, ये चारों स्टेज कौन कौन से हैं इसको हम लोग आगे वाले स्लाइड में देख लेंगे। देखिए यहाँ पे इसके 4 स्टेज दिए हुए हैं। ये है आपका स्टेज फर्स्ट, ये है फर्स्ट स्टेज, और ये है सेकेंड स्टेज, और ये थर्ड स्टेज है,
थर्ड स्टेज और ये है फोर्थ स्टेज। तो देखिए यहाँ से क्या पूछने की संभावना है, यहाँ से क्या पूछ सकता है आपके एग्जाम में, ये चीज बस देख लीजिए। ये पूरा आपको सर्किट याद करने की जरूरत नहीं है, आपको ये सर्किट बनाने की भी जरूरत नहीं है। आप केवल बस यहाँ पे इतना याद रखिए कि पहले स्टेज पे कौन सा एम्पलीफायर है, दूसरे स्टेज पे कौन सा है, तीसरे पे कौन सा है और चौथे पे कौन सा है। बस यही चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो देखिए पहले स्टेज पे कौन सा एम्पलीफायर आपको दिख रहा है, दिख रहा होगा कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर पहले स्टेज पे मिल रहा है आपको, और दूसरे स्टेज पे भी कौन सा एम्पलीफायर मिल रहा है, दूसरे पे भी डिफरेंशियल एम्पलीफायर ही है। तो पहला और दूसरा दोनों पे कौन कौन सा हो गया, डिफरेंशियल एम्पलीफायर हो गया, ठीक। और तीसरा स्टेज पे यही तीसरा और चौथा ये चीज पूछता है, या तो पहला पूछेगा नहीं फिर तीसरा चौथा। तो पहले पे आपको क्या मिल गया, पहले पे मिल गया डिफरेंशियल एम्पलीफायर, तीसरे पे मिल गया एमिटर फॉलोअर, चौथे पे मिल गया पुश पुल एम्पलीफायर, या फिर हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, और इसको बोल देते हैं क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर, पुश पुल एम्पलीफायर, ठीक। इतना चीज आसानी से समझ गए आप। ये आपको पूरा सर्किट याद करने की जरूरत नहीं है, बस केवल इतना याद करने की जरूरत है कि जो फर्स्ट स्टेज होता है उस पे कौन सा एम्पलीफायर है, सेकेंड स्टेज पे कौन सा है, थर्ड स्टेज पे कौन सा है और फोर्थ स्टेज पे कौन सा है। अच्छा थोड़ा सा एक चीज और समझ लीजिए, देखिए ये इसमें दो इनपुट दिए जाते हैं एम्पलीफायर में। ऑपरेशनल एम्पलीफायर में कितने इनपुट होते हैं, दो इनपुट होते हैं, और आउटपुट कितना होता है, एक होता है। तो इन दोनों इनपुट का नाम अलग अलग है, एक इनपुट का नाम है इन्वर्टिंग इनपुट और एक का है नॉन इन्वर्टिंग। तो देखिए इन्वर्टिंग किसको बोलेंगे, जो इनपुट माइनस वाले पे दिया जाता है, जो इनपुट माइनस वाले टर्मिनल पे दिया जाता है उसको हम लोग बोलेंगे इन्वर्टिंग इनपुट, और जो इनपुट प्लस वाले टर्मिनल पे दिया जाता है उसको हम लोग बोल देते हैं नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, ठीक। चलिए बस यहां से आपको इतना ही याद रखना था कि कौन सा स्टेज पे कौन सा एम्पलीफायर यूज किया गया है। बाकी इसका सिंबल देखिए, इसका सिंबल कैसा होता है ये देख लीजिए, यही इंपॉर्टेंट है और यही बस याद रखना है आपको कि इसका सिंबल किस टाइप का बनता है। देखिए ये हो गया आपका एक आउटपुट और ये हो गए इसके दो इनपुट, ये था यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। ब्लॉक डायग्राम में आपने देखा भी था। इसको बनाने के लिए कौन सा आपने आईसी यूज किया था, 741 आईसी आपने यूज किया था। यहाँ पे आपने दे दिया V माइनस और V प्लस, ये हमने ले लिया इसका इनपुट्स, या आप V1 V2 भी कर सकते हैं। इसको V1 V2 कर लीजिए, V1 V2 से थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा। इसको V1 कर लीजिए और इसको V2 कर लीजिए। तो देखिए इस माइनस वाले टर्मिनल को हमने क्या बोला था, इसी माइनस वाले को हमने बोला था कि ये कौन सा टर्मिनल होता है, इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है। कौन सा, इन्वर्टिंग टर्मिनल, ठीक। और ये जो प्लस वाला टर्मिनल होता है, प्लस वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन इन्वर्टिंग। बस यही दो इनपुट आपको याद रखने हैं, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। थोड़ा सा स्पेलिंग में देख लीजिएगा आप लोग, ठीक। चलिए इसमें आपने क्या देखा कि टोटल कितने इसमें टर्मिनल हैं, इसमें टोटल कितने टर्मिनल बन रहे हैं, अब ये चीज हमको बताइए। देखिए इसमें टोटल 3 टर्मिनल हैं। टोटल कितने टर्मिनल हैं, टोटल 3 टर्मिनल हैं, 3 टर्मिनल। और हम पूछे कि ये बताइए कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर के आउटपुट पे कितने टर्मिनल होते हैं या कितना आउटपुट होता है, तो केवल एक आउटपुट होता है। तो केवल एक आउटपुट होता है, इसमें केवल एक आउटपुट होता है। और इनपुट कितना होता है, इसमें 2 इनपुट होते हैं, 2 इनपुट टर्मिनल दिख रहा है, 2 इनपुट टर्मिनल। इस पे इनपुट में कितने होते हैं,
दो टर्मिनल होते हैं और आउटपुट में केवल एक ही हमको आउटपुट मिलता है, जबकि इनपुट हम इसको दो देते हैं। ठीक है, चलिए आगे इसका सिंबल आप समझ गए। बस जितना आपको याद रखना है, जितना आपके काम की चीज है, बस उतना ही मैं बता रहा हूँ। इससे ज्यादा डेप्थ में आपको जाने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना ही समझते रहिए जितना बस आपको बताया जा रहा है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं ये चीज भी देख लीजिए। देखिए एक टर्म इसमें आता है, इसमें एक टर्म आता है CMMR, CMRR। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। ये इसका फुल फॉर्म होता है। और आपने अभी देखा था कि इसके ब्लॉक डायग्राम में आपने देखा था कि इसके फर्स्ट स्टेज पे कौन सा एम्पलीफायर यूज किया था आपने? डिफरेंशियल एम्पलीफायर यूज किया था। तो बस वहीं से एक फार्मूला निकल के आता है कि CMRR का फार्मूला क्या हो जाता है? CMRR का फार्मूला बन जाता है आपका ADM अपॉन ACM। ADM अपॉन ACM। ADM को हम लोग क्या बोलते हैं और ACM को क्या बोलते हैं? ये चीज भी देख लीजिए कि ADM को क्या बोलते हैं और ACM को क्या बोलते हैं। इसको बोलेंगे हम लोग डिफरेंशियल मोड गेन, और ACM को हम लोग बोलते हैं कॉमन मोड गेन। ये क्या चीज होती है ये जो आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस केवल ये फार्मूला याद रखिए कि CMRR का फार्मूला क्या होता है? CMMR का फार्मूला होता है ADM अपॉन ACM, जिसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल मोड गेन या फिर कॉमन मोड गेन। एक और इंपॉर्टेंट फार्मूला आपका बन जाता है, दूसरा वाला एक इंपॉर्टेंट फार्मूला और बन जाता है स्लीव रेट क्या होता है? देखिए आपका आउटपुट समय के साथ कितना बदल रहा है, कितना मैक्सिमम बदल रहा है, बस यही चीज होती है क्या? आपकी स्लीव रेट। मतलब कि आउटपुट वोल्टेज समय के साथ कितना तेजी से चेंज हो रहा है, ये चीज होती है स्लीव रेट। जबकि CMRR क्या होता है? CMRR आपको यहां से भी दिख रहा होगा कि रेशियो, मतलब कि दो चीज का रेशियो होगा, ADM अपॉन ACM। रेशियो दिख गया था। और ये स्लीव रेट क्या बोल रहा है कि आउटपुट वोल्टेज आपका समय के साथ कितना तेजी से चेंज हो रहा है, वो चीज होता है आपका क्या? स्लीव रेट। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा एक लाइन लिख भी लीजिए कि आउटपुट वोल्टेज समय के सापेक्ष अधिकतम कितना चेंज हो रहा है? समय के सापेक्ष अधिकतम परिवर्तन, ये चीज हो जाता है आपका क्या? स्लीव रेट। इसका फार्मूला क्या होता है? देखिए हमने एक वर्ड यहाँ पे यूज किया है अधिकतम। तो अधिकतम को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मैक्सिमम बोलते हैं। तो उसके लिए हम मैक्स लिखेंगे, तो इसके लिए आप परेशान नहीं होंगे। और स्लीव रेट
स्टार्ट किससे हुआ है, एस से स्टार्ट हुआ है, तो इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, इसको डिनोट करेंगे हम लोग एस से। एस इक्वल टू क्या हो जाएगा फार्मूला, एस इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा डी वी जीरो अपॉन डी टी, डी वी जीरो अपॉन डी टी। और ये वैल्यू कैसी होनी चाहिए, ये वैल्यू होनी चाहिए मैक्सिमम। तो इसका फार्मूला आप आसानी से समझ गए, क्या फार्मूला है इसका, इसका फार्मूला समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, ये इसका फॉर्मूला हो गया। और यहां से इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, इसकी इकाई क्या हो जाती है, स्लीव रेट की इकाई। देखिए इसकी इकाई, यही एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसका इकाई इसका मात्रक देखिए, मात्रक में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मात्रक इसका वोल्ट पर सेकेंड ही होता है, लेकिन आपके पेपर में मैक्सिमम टाइम वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड ही देखने को मिलेगा। ये मतलब इतना मान चलिए कि 95% चांस है कि केवल वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड ही मिलेगा, तो इसलिए हम वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड ही लिख दे रहे हैं। इसका मात्रक क्या होगा, वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड, वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड। इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, माइक्रो, ठीक है। तो वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड ये इसका मात्रक है। बस आपको इतने, यही दो फार्मूले याद रखने थे। ये इतना छोटा सा दो फार्मूला आप लोग याद रख पाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां से, ये आसानी से नोट कर लेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो एक टेबल बनेगी आपकी, यहाँ पे एक जो टेबल बनेगी, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी टेबल से जो भी आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा वो इसी टेबल से ही आएगा। जो हम अभी टेबल बनाने जा रहे हैं वो टेबल आप लोग चाहे ओपैम पूरा पढ़िए या फिर इस टेबल को देख लीजिए, बात बराबर है। देखिए ये टेबल हम बनाने जा रहे हैं, हम यहाँ पे हमने ले लिया सीरियल नंबर, यहाँ पे हमने ले लिया सीरियल नंबर, यहाँ पे हमने ले लिया गुणधर्म, ठीक। और यहाँ पे हम ले रहे हैं एक आदर्श एम्पलीफायर, आदर्श ओपैम्प, और एक यहाँ पे हम ले रहे हैं प्रैक्टिकल ओपैम्प, प्रैक्टिकल ओपैम्प। आदर्श को हम लोग क्या बोल सकते हैं, और आदर्श को और बोल सकते हैं आइडियल, ठीक है। आइडियल ओपैम्प भी कह सकते हैं इसको, आइडियल ओपैम्प कहेगा तो कंफ्यूज नहीं होंगे, आदर्श को ही हम लोग आइडियल भी बोलते हैं। चलिए देखिए, इसके मेन 7-8 गुणधर्म है, यही 7-8 आप टेबल में देख लेंगे आसानी से, एक ही जगह सब समराइज करके हम बता दे रहे हैं आपको, जो आसानी से याद हो जाएगा। देखिए पहला, इसका इनपुट रेजिस्टेंस कैसा होता है, इसका इनपुट रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इनपुट रेजिस्टेंस मैक्सिमम होना चाहिए, ये प्रैक्टिकल के लिए। और यदि आइडियली बात करें तो ये क्या होना चाहिए, ये इनफाइनाइट होना चाहिए, ठीक। आइडियली यदि हम बात करेंगे तो ये इनफाइनाइट होना चाहिए। तो हमने इसमें आदर्श की बात की है तो इसको बोलते हैं इनफाइनाइट, या फिर ये कहिए कि अनंत। और यदि प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर में कहेंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे कि ये बहुत ज्यादा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, दूसरा गुणधर्म
दूसरा गुणधर्म देखिए इसका इनपुट रेजिस्टेंस की बात कर लिए हम लोग। आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? आउटपुट रेजिस्टेंस यदि इनपुट रेजिस्टेंस इसका मैक्सिमम है, मतलब कि इनफाइनाइट है, तो आउटपुट क्या होना चाहिए? आउटपुट 0 होना चाहिए। ठीक, और यदि ये 0 हुआ तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा बहुत कम, बहुत कम। ये आसानी से समझ पा रहे होंगे। तो 2 गुणधर्म हो गए इसके। तीसरा गुणधर्म देखिए, तीसरा गुणधर्म क्या होगा? तीसरा गुणधर्म इसका हो जाएगा कि इसकी बैंडविड्थ कैसी होनी चाहिए? यदि हम इसकी बात करें, मतलब कि आदर्श एम्पलीफायर की बात करें, तो आदर्श एम्पलीफायर का बैंडविड्थ इनफाइनाइट हो जाता है, मतलब कि अनंत हो जाएगा, और ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। प्रैक्टिकल एम्पलीफायर की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा। ठीक है, अभी आपने ऊपर पढ़ा था क्या? CMRR, CMRR। तो CMRR क्या होना चाहिए? आपने देखा था कि ADM अपॉन ACM इसका फॉर्मूला था। तो ADM की वैल्यू क्या होती है? ADM की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इसलिए प्रैक्टिकली ये एम्पलीफायर कितना होना चाहिए? अनंत होना चाहिए। और सॉरी, प्रैक्टिकली ये मैक्सिमम होना चाहिए, और आइडियली यदि बात करें तो अनंत होना चाहिए। ठीक, यहां पे हो जाएगा ये बहुत ज्यादा। कितने टोटल पॉइंट हो गए? 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट देखिए, आपने अभी क्या पढ़ा था? अभी एक और फॉर्मूला पढ़ा था स्लीव रेट का। स्लीव रेट आपने अभी पढ़ा था ना? तो इसका स्लीव रेट क्या होना चाहिए? स्लीव रेट स्लीव रेट इसका अनंत होता है, और ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा बहुत ज्यादा। और देखिए, और आपने 2 चीज देखा था फार्मूला में। CMRR के फार्मूले में आपने देखा था ADM अपॉन ACM, ADM अपॉन ACM। तो ADM की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ADM की वैल्यू जो होती है वो वैल्यू मैक्सिमम, मतलब कि अनंत होती है आदर्श एम्पलीफायर में, और इसमें बहुत ज्यादा होगी। किसमें? प्रैक्टिकल एम्पलीफायर में बहुत ज्यादा होगी। और ADM अपॉन ACM था ना? आपने क्या देखा था? ADM अपॉन ACM। तो ACM की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ACM की वैल्यू कम से कम होनी चाहिए, मतलब कि ACM की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ACM की वैल्यू 0 हो जाएगी। और यहां पे लिख लेंगे क्या? बहुत कम, बहुत कम। तो आपने देख लिया एक ही टेबल में, सब आपने आसानी से देख भी लिया है। और इसको यदि हम थोड़ा सा अलग अलग करें तो थोड़ा ज़्यादा सही हो जाएगा। चलिए देखिए, हम इसको अलग अलग कर दे रहे हैं, ऐसे थोड़ा सा टेबल में अच्छा से दिखेगा। ये टेबल आप लोग आसानी से बना लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे तिरछा हो जा रहा है, कोई बात नहीं, आप आसानी से समझ लेंगे इसको। चलिए, अब टेबल आपका सही बन गया है। बस यह टेबल याद रख लेना है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए अब आगे देखिए, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के प्रकार। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के प्रकार वैसे होते तो बहुत ज़्यादा हैं, कई टाइप के होते हैं, लेकिन आपको केवल बस 2 ही पढ़ना है, एक इन्वर्टिंग और एक नॉन इन्वर्टिंग।
कौन कौन से पढ़ने हैं आपको? आपको पढ़ने हैं दो। आपको एक पढ़ना है इन्वर्टिंग और दूसरा पढ़ना है नॉन इन्वर्टिंग। नॉन इन्वर्टिंग तो देखिए इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कौन सा होता है और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कौन सा होता है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं, एक ही साथ देख लेते हैं, एक ही साथ इसको हम लोग देख लेते हैं। आइए एक साथ पढ़ने में थोड़ा सा अच्छा भी रहेगा। आप लोग अलग अलग बनाएंगे इसको। चलिए देखिए इन्वर्टिंग टर्मिनल क्या होता है, इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है, इन्वर्टिंग ऑप एम्प और ये नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प। ठीक है, देखिए आपने अभी पढ़ा था कि ऑप एम्प के सिंबल में आपने देखा था कि दो टर्मिनल होते हैं, कौन कौन से, इनपुट पे कौन से टर्मिनल होते हैं, दो टर्मिनल होते हैं, एक माइनस वाला और एक प्लस वाला, एक माइनस और एक प्लस, और एक इसका आउटपुट होता है V नॉट। एक आउटपुट कौन सा होता है, V नॉट। थोड़ा सा फिगर और क्लियर बना दें, लीजिए क्लियर, यदि नहीं दिख रहा है तो क्लियर थोड़ा सा और बना दे रहे हैं फिगर। ये फिगर आपका थोड़ा सा क्लियर हो गया। जब हम लोग इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग को आसानी से समझिए कि जब हम लोग सप्लाई माइनस वाले टर्मिनल पे दे देंगे तो वो कौन सा होगा, वो होगा इन्वर्टिंग ऑप एम्प। और जब हम लोग सप्लाई प्लस वाले पे देंगे और दूसरे वाले को जीरो ग्राउंड कर देंगे तो वो हमारा हो जाएगा नॉन इन्वर्टिंग। देखिए ये इन्वर्टिंग की हम बात कर रहे हैं पहले, तो इन्वर्टिंग हमने क्या बताया अभी कि जब सप्लाई हम किसको दें, जब सप्लाई हम दें वी इन माइनस वाले टर्मिनल को दें और प्लस वाले को हम क्या कर दें, प्लस वाले को हम ग्राउंड कर दें, तो इस समय जो हमारा आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट मिलता है इन्वर्ट होके। इन्वर्ट मतलब कि पलट के मिलता है। एक ऐसे दिखा लीजिए इसको, वो आउटपुट हमारा कैसे मिलता है, इन्वर्ट होके मिलता है, तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं इन्वर्टिंग। और यहाँ पे 741 कर लीजिए। अब देखिए सेम यही चीज हम इसमें भी करेंगे। चलिए नहीं बन पाया, हाँ कॉपी पेस्ट का थोड़ा सा आसान तरीका हो जाएगा। चलिए देखिए अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम बस इतना करेंगे कि जो हमने इनपुट दिया था इस पे, इसके माइनस वाले पे, वो इनपुट हटा के प्लस वाले को हम लोग ग्राउंड कर, प्लस वाले पे हम लोग इनपुट दे देंगे V इन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको हम लोग कर देंगे ग्राउंड। इसको हम लोग क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया, और इसमें हमने कर दिया सप्लाई दे दिया, किस पे, प्लस वाले टर्मिनल पे हमने क्या कर दिया, प्लस वाले पे सप्लाई दे दिया। तो ये हमारा हो जाता है नॉन इन्वर्टिंग। देखिए इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग कहने का क्या मतलब है कि इस पे जो आउटपुट मिलता है, एक पॉइंट यहाँ पे नोट कर लिए, इसका जो आउटपुट मिलता है 180 डिग्री फेज शिफ्ट होके मिलता है, फेज शिफ्ट होके मिलता है इसका आउटपुट, 180 डिग्री फेज शिफ्ट होकर आउटपुट मिलता है, होकर आउटपुट मिलता है। इसलिए हम लोग बोल दिए इसको इनवर्टिंग।
मतलब कि ये पलट के देता है और इसका आउटपुट कैसा हो जाएगा, इसका आउटपुट आउट ऑफ द फेज हो जाता है, जबकि इसमें क्या होता है, इसका आउटपुट 0 डिग्री फेज शिफ्ट होता है इसमें, मतलब कि इसका आउटपुट थोड़ा सा भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, होकर लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई भी फेज शिफ्टिंग होता ही नहीं है, बस यही चीज आपको देखना था। अब देखिए इस समय इसका गेन, इन्वर्टिंग टर्मिनल का गेन क्या होगा और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन क्या होगा, सॉरी, और नॉन इन्वर्टिंग का गेन क्या होगा, ये चीज हम लोग देख लेते हैं फॉर्मूले की सहायता से। तो देखिए ये थोड़ा सा इसको हमने कर दिया ऊपर, आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए इसका गेन क्या होगा, इसका वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन का फॉर्मूला क्या होता है, V आउटपुट बटा में V आउटपुट बटा V इनपुट इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, RF अपॉन RI। क्या होगा, RF अपॉन RI। देखिए RF कौन सा है और RI कौन सा है ये देख लीजिए। देखिए हम यहाँ पे थोड़ा सा छोड़ दिए थे, इसको हम लोग लिख देते हैं RF, इसको भी लिख देते हैं RF। ठीक, RF अपॉन RI, समझ गए। चलिए इसका वोल्टेज गेन क्या हो गया, V आउटपुट अपॉन V इनपुट इक्वल टू RF अपॉन RI। तो यहां से V आउटपुट क्या हो जाएगा, यहां से V आउटपुट हो जाएगा आपका V आउटपुट, या V आउट क्यों लिख लीजिए, V आउट इक्वल टू, ये इक्वेशन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। V आउट इक्वल टू क्या हो जाएगा, RF अपॉन RI इंटू V इन, ये हो जाता है आपका वोल्टेज गेन। ये आपका क्या हो जाता है, वोल्टेज गेन। आसानी समझ जाएंगे इसको। चलिए, और वहीं पे इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, अब इसका वोल्टेज गेन, इसका भी वोल्टेज गेन यही होता है। वोल्टेज गेन कहने का मतलब यह है कि आउटपुट वोल्टेज अपॉन में इनपुट वोल्टेज। तो इसका भी वोल्टेज गेन का फॉर्मूला देख लीजिए, वोल्टेज गेन, इसका वोल्टेज गेन क्या हो जाता है, इसका वोल्टेज गेन हो जाएगा 1 प्लस RF अपॉन RI। I मतलब कि इनपुट रेजिस्टेंस। तो यहां ये किसके बराबर है, ये बराबर है आपका V, ये किसके बराबर है, ये बराबर है V आउट अपॉन V इन, V आउट अपॉन V इन। तो यहां से V आउट इक्वल टू क्या हो जाएगा, V आउट इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस RF अपॉन RI, 1 प्लस RF अपॉन RI इंटू V इन। बस ये इसका हो गया वोल्टेज गेन। आपको केवल इतना ही इसमें देखना था ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए, बस इतना ही आपको जानने की जरूरत है। अब ये फार्मूला कैसे आया, ये चीज जानने की कोई नीड नहीं है, बस आउटपुट बटा इनपुट इतना समझिए कि वोल्टेज गेन इक्वल टू क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। यहाँ पे भी वोल्टेज गेन इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। यहाँ पे आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर का टॉपिक समाप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए।